हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन आवर्स क्या है, जीरो आवर क्या है, मोशंस क्या होते हैं, रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आपने सुने होंगे ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशंस, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी। पहले कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आ रहे थे तो मैंने आपसे बोला था कि इसे हम एक अच्छे से एक डेडिकेटेड लेक्चर में अच्छे से कवर अप करेंगे। सो इस लेक्चर में हम इन्हीं मोशंस को, इन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन आवर्स क्या होता है। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस टाइम द मेंबर टू आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव द आंसर्स। जो पार्लियामेंट का जो टाइम होता है, जैसे 11 बजे से पार्लियामेंट की प्रीसीडिंग स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो किस लिए होता है? वो टाइम होता है क्वेश्चन आवर्स के लिए। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सरकार से और गवर्नमेंट आंसर देती है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आवर्स मतलब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमें आंसर दीजिए। The question are of three kinds, namely stat question, unstat question and short notice। अब तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये तीन तरह के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? पहले देखते हैं। A start question requires an oral answer and hence supplementary questions can be followed। अब स्टार क्वेश्चन से आप ये समझेंगे कि जो ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, लाइक आप अपनी मम्मी से कोई भी सवाल करते हैं, आप अपनी टीचर से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपने क्वेश्चन किया, आपकी टीचर या आपकी मम्मी ने रिप्लाई दे दिया, फिर आपके मन में एक और डाउट आया तो आपने फिर से क्वेश्चन पूछा। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं ना, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो स्टार्ट क्वेश्चन में जब ओरल आंसर मिलता है, जब आपको कोई भी ओरल आंसर देता है, जैसे अपना जब लाइव सेशन होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा, देन अगेन यू विल आस्क मी क्वेश्चन कि सर ये वाला डाउट और क्लियर कर दीजिए। तो सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम बोलेंगे स्टार्ट क्वेश्चन। Then unstarred questions, on the other hand, requires a written answer and hence supplementary questions cannot be followed। अब जो रिटर्न आंसर्स होंगे, जो रिटर्न क्वेश्चंस होंगे, उसमें कैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा? आप मुझे क्वेश्चन टाइप करके भेज देंगे कि सर ये वाला डाउट है, मैंने उस डाउट का आपको रिटर्न में आंसर दे दिया कि देखो बच्चों इसका ये आंसर है। तो फिर आप मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन थोड़ी ना, कब तक आप मुझे लिख लिख के भेजेंगे? सो यूजली जो रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं जिसका रिटर्न रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है, जिनका रिटर्न रिप्लाई दिया जाता है उन्हें हम बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। ठीक। अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ फ्यूअर देन 10 days, इट इज आंसर्ड ओरली। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है? 10 दिन के अंदर अंदर नोटिस दे दिया जाता है। इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ fewer than 10 days, it is answered orally। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आपको स्पीकर से पहले नोटिस देना पड़ता है कि हमें ये सवाल करना है, देन आपका जब नंबर आएगा तब आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने नोटिस दिया और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में 10 दिन का ज्यादा टाइम लगता है, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में हमें 10 दिन के पहले से, मतलब मोर देन 10 days हमें नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, 10 दिन से ज्यादा का, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में 10 days क्वेश्चंस लिखा है। तो इससे हम लॉजिकली ये चीज समझ सकते हैं ना कि इन दोनों क्वेश्चंस में 10 दिन से ज्यादा का समय होता है। अब स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है? देखो बच्चों, जब स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो बहुत सारे सवाल होते हैं, कितने सारे एमपीज हैं, कितने सारे सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो जब इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं तो टाइम भी कम होता है, हम सबके क्वेश्चन तो नहीं एड्रेस कर सकते एक घंटे में। तो यूजुअली एक लॉट बेसिस पे होता है कि किसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसके क्वेश्चंस नहीं, एक लॉट बेसिस पे होता है कि हाँ आज इनके क्वेश्चन ले लेते हैं, आज इनके क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि सभी एक घंटे में एड्रेस नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। सो एक लॉट बेसिस सिस्टम रखा जाता है, वो चिट वाला सिस्टम कि हाँ आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैक्सिमम आप ये बताइए, मैक्सिमम एक इंसान, मान लो मैं एमपी हूं तो मैं मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मैं मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस दे सकता हूं स्पीकर को, ठीक है। मतलब हम ये तो नहीं कि क्वेश्चंस डायरेक्ट हम पहले देते हैं, ठीक है, हम पहले जो हमने परमिशंस देखी थी कि हमें पहले परमिशन लेना होता है। सो मैक्सिमम मैं 10 क्वेश्चंस दे सकता हूं कि मुझे इन 10 क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। उनमें से अगर मेरा बाय चांस लक अच्छा हुआ तो मुझे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है पर डे, ठीक है। मतलब मैं 10 क्वेश्चंस दे सकता हूं, 10 क्वेश्चन कैन बी सबमिटेड, और इसमें से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस एड्रेस किए जा सकते हैं, मेरे 5 क्वेश्चंस एड्रेस किए जा सकते हैं
मेरे, ये पर डे का बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो भी मेरा लक अच्छा हुआ तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर इंसान के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन एड्रेस किए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो मैंने बताया ना कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो लॉट बेसिस पे होता है वो, ठीक। सो अगर बाय चांस मेरा लक अच्छा हो गया तो मैक्सिमम 5 आंसर्स, 5 क्वेश्चंस मेरे एड्रेस किए जा सकते हैं। ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। और जो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस की बात थी वो सिर्फ स्टैड और अनस्टैड क्वेश्चंस को मिला के थी। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तो एक अलग ही हो गया, ये तो एकदम अलग ही हो गया कि इनका 10 डेज के अंदर अंदर आप नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है, आपने 10 डेज के अंदर अंदर नोटिस दे दिया और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनमें तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, मोर देन 10 डेज। तो ये जो मैक्सिमम जो 10 क्वेश्चन बोला था कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन एक एमपी अपने सेंड कर सकता है कि मुझे इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो स्टैड और अनस्टैड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मैक्सिमम इन दोनों का 10, ये वाला इंक्लूड नहीं है। ये वाली चीज भी क्लियर है आपको। देन in addition to the minister the question can also be asked to the private members। अब प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में राहुल गांधी क्या है, वो एक प्राइवेट मेंबर है। आज की डेट में जो कांग्रेस के जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर नहीं है, वो क्या है, वो प्राइवेट मेंबर है। वो एमपी तो है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। तो जो एमपीज होते हैं या जो एमएलएज होते हैं लेकिन जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। सो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आवर में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आवर्स में प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मिनिस्टर्स नहीं है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 a question may be addressed to a private member if the subject matter of the question relates to some bill, resolution or other matter connected with the business of the house for which the member is responsible। अब हमने देखा था कि प्राइवेट मेंबर भी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। यह हमने जब देखा था कि बिल पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाती है, तब मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट मेंबर्स भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी बिल टेबल कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ये चीज़ हमने देखी थी ना कि सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं करते हैं, प्राइवेट मेंबर भी करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लेके समझा था। जिसको नहीं पता हो वो उस लेक्चर को जरूर रेफर करिएगा, सो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट मेंबर, हम लोग राहुल गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनका एग्जाम्पल हम लेते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी के एग्जाम्पल से समझना होगा तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब उनको कोई लॉ बनाना है, ठीक, तो उनको कोई लॉ बनाने की इच्छा है कि काश ये लॉ होता, ठीक है, ये लॉ होता तो कुछ और अच्छा होता। तो वो एक बिल लेके आ गए, ठीक, बिल आ गया टेबल पे। सो इस बिल को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि ही इज नॉट अ मिनिस्टर, लेकिन वो एमपी है, सो इट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। तो अब जब वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, मान लो परमिशन वगैरह सब मिल गई, तो उन बिल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस का जवाब उन्हीं को देना होगा ना, राहुल गांधी को ही उनका आंसर देना होगा। ये यहां तक समझ में आ गया। सो अ क्वेश्चन में बी एड्रेस टू द प्राइवेट मेंबर इफ द सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू सम बिल। अगर वो कोई बिल वगैरह लेके आ रहे हैं तो उनसे पूछा जा सकता है कि ये आप बताइए, आपने बिल इंट्रोड्यूस किया, इस बिल के क्या फायदा है, क्या नुकसान है। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम क्यों नहीं हो रहा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप आयुष्मान भारत स्कीम को इंप्लीमेंट क्यों नहीं होने दे रहे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग बीमार हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए। तो प्राइवेट मेंबर से ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर्स में। यूजुअली हमें ये लगता है कि क्वेश्चन आवर में सब सरकार से ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि होता ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि ज्यादातर सिनेरियो यही होता है कि सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सरकार जवाब देती है, लेकिन क्वेश्चन आवर में प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। द प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड टू सच क्वेश्चन इज सेम दैट फॉलोड इन द केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस टू अ मिनिस्टर। अब जैसे जो पूरा प्रोसीजर है, जो मिनिस्टर्स को जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होगा, मतलब जो पूरा जो प्रोसीजर है कि इस क्वेश्चन के थ्रू पहले स्पीकर को बता दो, नोटिस ले लो, ये वो सेम वही प्रोसीजर प्राइवेट मेंबर के इसमें भी होगा। जैसे कि हम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, लाइकवाइज द सेम प्रोसीजर विल बी देयर इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर। यहां तक भी आपको चीजें क्लियर है। देन हम बात करते हैं द लिस्ट ऑफ स्टैड, अनस्टैड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स आर प्रिंटेड इन ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। अब अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग चिट्स में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि डिस्टिंग्विश्ड हो, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस हो। अब इसके पीछे ऐसा कुछ है नहीं कि इसको कुछ याद करा जाए, और यूपीएससी भी ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है कि
कौन से क्वेश्चन कौन से कलर में पूछे जाएंगे, यूपीएससी ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है, यूपीएससी को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशंस दे रहे हो, ठीक है, आप अपने स्टेट में जो हो रही है सिविल सर्विसेज, ठीक है, स्टेट लेवल की जो है लाइक एमपीपीएससी एंड ऑल, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से कलर की स्लिप्स में, कौन से कलर की उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एकदम ये रटने वाली चीज थी, आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, वरना यूपीएससी इस क्वेश्चन को, इस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस को नहीं पूछता। देन 0 आवर, अब सबसे पहले हो गया क्वेश्चन आवर, फिर क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद होता है 0 आवर, ठीक है। हाउस अगर 11 बजे से अपनी प्रीसीडिंग्स चालू हुई है तो 11 से 12 क्या होगा, 11 से 12 होगा क्वेश्चन आवर, देन होगा 0 आवर, 12 से 1 देन होगा 0 आवर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन आवर देन 0 आवर। Unlike the question hour, the 0 hour is not mentioned in the rules of procedure. जो rules of the procedures हैं, जो लोकसभा के जो rules of the procedures हैं, उनमें ये चीज़ mention नहीं है। जो लोकसभा के जो rules हैं, उनमें 0 hour mention नहीं है rules of the procedure में। Thus, it is an informal device available to the members of the parliament to raise a matter without any prior notice. Without any prior notice, आपको ध्यान रखना है, 0 आवर में विदाउट एनी प्रायर नोटिस आप कोई भी मैटर रेज कर सकते हैं। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रेज द मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अनलाइक द क्वेश्चन आवर, 0 आवर इज नॉट मेंशन, 0 आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। ऐसे आप अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये मेंशन नहीं है, आप यहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। The 0 hour starts immediately after the question hours. The 0 hour start immediately after the question hour. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 से 12 क्वेश्चन आवर है, तो 12 से 1 क्या होगा, 0 आवर होगा, immediately after the question hour and last until the agenda of the house, that is regular business of the house is taken up. अब जब भी हाउस, जैसे आज मान लीजिए आज लोकसभा का कोई सेशन है, ठीक है, लोकसभा की आज प्रीसीडिंग्स होनी है, तो पहले से तय होता है कि आज के दिन में हमें इस बिल पे बात करनी है, आज के दिन में हमें ये डिस्कशन करना है, आज के दिन में ये क्वेश्चन आवर्स में ये क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती है, ठीक है। सो 0 आवर कब तक चलता है, जब तक कि रेगुलर हाउस की फंक्शनिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं 11 to 12, ये AM PM मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझ जाइएगा, तब तक के लिए है क्वेश्चन आवर, ठीक है। देन 12 to 1 0 आवर, एंड देन 1 के बाद में बीच में लंच टाइम भी और सब मिला मिलू के हम ले लेते हैं शाम के 6 बजे तक, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, हाउस की प्रीसीडिंग्स होगी, रेगुलर फंक्शन ऑफ द हाउस, रेगुलर फंक्शन ऑफ द हाउस। रेगुलर फंक्शन ऑफ द हाउस, तो 0 आवर तब तक चलता है जब तक कि रेगुलर फंक्शन ऑफ द हाउस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। 0 आवर का ये मेंशन है कि जब तक रेगुलर फंक्शन ऑफ द हाउस स्टार्ट नहीं होगा तब तक 0 आवर कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तब तक 0 आवर होगा। ये वाली चीज भी आपको क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी जैसा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा, हमने देखा पहले क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर, देन जो डेली का जो एजेंडा है, अब ये 11 से 12 होना है और ये 1 से शाम के 6 बजे तक होना है, तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है 12 से 1 मतलब, तो इस बीच में क्या होगा, इस बीच में होगा 0 आवर, इस बीच में क्या होगा 0 आवर, इस बीच में होगा 0 आवर। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आपको चीजें क्लियर है। It is an Indian innovation in the field of parliamentary procedure and has been existent since 1962. ये एक इंडियन इनोवेशन है, ये हमने कहीं से बोरो नहीं किया। 0 आवर, इट इज एन इंडियन इनोवेशन, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इट इज एन इंडियन इनोवेशन, ठीक है, इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ये वाली चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देन मोशंस, अब देखो मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, जितने भी अगर आप मोशंस को किसी भी बुक में पढ़ लोगे, कहीं से भी पढ़ लोगे, अगर कुछ दूसरे वीडियोस भी देख लोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में भी इतने अच्छे से मेंशन नहीं है, और वो इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि जो वर्ड मोशन है, द वर्ड मोशन एंड रिजोल्यूशन,
इन दो वर्ड का हमें मीनिंग समझना होगा। तो जो वर्ड मोशन और रिजोल्यूशन है, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। क्या आपने देखा है कि मोशन और रिजोल्यूशन को मतलब ऐसे अलग अलग यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इनको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। जब मन होता है तब रिजोल्यूशन बोल देते हैं, जब मन होता है तब मोशन बोल देते हैं। इसलिए इन वर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इवन आप बुक्स में भी पढ़ोगे, आप खुद भी पढ़ोगे, तो आपको भी लगेगा कि कितना कंफ्यूजिंग है कि मोशन क्या है और रिजोल्यूशन क्या है। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कहीं पे भी नहीं है, कोई बुक्स वगैरह में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सो मैं बेस्ट कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इतने अच्छे से समझा दूं, और इनमें आप ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। देखो मेरा काम है कि मैं आपको सही एडवाइस दूं, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनको आप एकदम ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि हमें कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड हमें कुछ डिग्री नहीं करनी है। हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ एग्जाम में हमसे पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए। हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए टॉपिक क्या है, कितना हमें पता होना चाहिए। सो आप उतने में ही जाइएगा, ठीक है। अब मोशन क्या होते हैं, देखो सबसे पहले मोशन और रिजोल्यूशन में अंतर क्या होता है। हमने, आपको ध्यान होगा, हमने फंडामेंटल राइट्स में एक डायग्राम बनाया था, एक वेन डायग्राम बनाया था। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स ये है, हमने मनी बिल और उसमें भी समझा था ये वाला, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये है। फंडामेंटल राइट्स इनर सर्कल है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आउटर सर्कल है। तो सेम वैसा ही डायग्राम हम कहाँ बनाएंगे, सेम वैसा ही डायग्राम हम इसमें भी बनाएंगे, मतलब मोशंस एंड रिजोल्यूशन, ताकि हमें और ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो। एक ब्लैंक स्लाइड में हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फिर हमने अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि रिजोल्यूशंस and motions. All resolutions are motion at one point of time, but all motions can't be resolution, can't be resolution. अब देखो इसे समझते हैं हम, ठीक है। हमने क्या देखा था कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमने देखा था कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों बोला था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है ना। सो ये वाला वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया था, हमने फंडामेंटल राइट्स इसके थ्रू समझा था, हमने मनी बिल एंड फाइनेंस बिल भी इस बिल के थ्रू ही समझा था। तो वैसे ही रिजोल्यूशन का क्या है कि ऑल रिजोल्यूशंस आर मोशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सारे रिजोल्यूशन एक बार मोशन थे इनिशियल स्टेज पे, बट ऑल मोशंस कैन नॉट बी रिजोल्यूशन। इतनी चीज समझ में आ गई कि ऑल रिजोल्यूशंस वेर मोशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट ऑल मोशंस कैन नॉट बी रिजोल्यूशन। अब कैसे, क्योंकि ये दोनों टर्म बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में पार्टी में जाना है। तो आपने बोला अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके बर्थडे पार्टी में मैं आऊँगा रात में लेट। तो आप एक तरीके से एक मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मम्मी आप देख लो, आप पापा से बात कर लो, आप पापा को संभाल लो मम्मी, क्योंकि मम्मी ये काम कर सकती है ना। सो अब आपकी मम्मी क्या करेगी, आपके मोशन को आगे बढ़ाएंगी। वो पापा से बोलेंगी कि इनको मतलब सिद्धार्थ को जाना है, कहाँ पे, सिद्धार्थ को जाना है फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी पे, तो क्या वो जाए। तो पापा एक तरीके से उस पर अपना वोट देंगे कि क्या वो जाए या नहीं जाए। तो इनिशियली वो मोशन होगा। अब वो मोशन का पापा का क्या रिएक्शन रहता है, हो सकता है कि उनका रिएक्शन हो कि मैं नहीं जाऊं, ठीक है, तो वो मोशन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिजोल्यूशन में नहीं होगा। और पापा ने बोल दिया चले जाओ, तो मतलब मेरा मोशन पास हो गया है, इट हैज बिकम रिजोल्यूशन। यहां तक समझ में आया, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं समझ में आएगा,
ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि क्या है, फिर हम इसे और अच्छे से डिटेल में जाएंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऑल रेजोल्यूशंस वेर मोशंस। ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत सारे मोशंस इंट्रोड्यूस होते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी काम होता है ना, तो पहले मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, फिर आगे काम होते हैं। कुछ भी पास बिल वगैरह पास करवाना, कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशन होना है, तो पहले मोशन इंट्रोड्यूस होगा। मोशन इंट्रोड्यूस होने के बाद में आगे पार्लियामेंट किस हिसाब से उस मोशन को एंटरटेन करती है, उस हिसाब से आगे का देखा जाएगा कि पार्लियामेंट उस मोशन को किस तरीके से लेती है। ठीक है, सो नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी टेकन प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हम लोग मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पीकर से बोलते हैं स्पीकर आई बैक, मतलब मैं ये मोशन प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हम पहले प्रायर परमिशन लेते हैं ना, हमने देखा था कि स्पीकर का रोल एंड पावर क्या है, ये हम समझ चुके थे स्पीकर में। सो no discussion on a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of presiding officer। मोशन इंट्रोड्यूस हो गया है, स्पीकर ने बोल दिया ओके ठीक है, आप ये मोशन इंट्रोड्यूस हो गया, अब आप आपकी प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़िए। The House expresses its decision or opinion on various issues through the adoption or rejection of the motion moved by either minister or private member। ये देखो, the House expresses its decision or opinion on various issues through the adoption or rejection of the motion moved by either ministers or private members। अब मान लो कि एक मिनिस्टर ने एक मोशन इंट्रोड्यूस किया कि मुझे ये बिल इंट्रोड्यूस करना है या इस चीज पे डिबेट चाहिए या कुछ भी, तो ठीक है, जब मोशन इंट्रोड्यूस हुआ तो इधर इट कैन बी पास, मतलब वो मोशन एक्सेप्ट किया जा सकता है स्पीकर के थ्रू कि ठीक है मोशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो रिजेक्ट भी हो सकता है मोशन। ठीक है, सो मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके बेसिस पे हाउस कैसे काम करेगा, हाउस कैसे फंक्शनिंग करेगा, फिर पता चलेगा कि दैट मोशन कन्वर्ट्स इनटू रिजोल्यूशन और नॉट। जो मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है वो रिजोल्यूशन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। मोशन इंट्रोड्यूस करना एक आसान बात है, मोशन बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अब हमने मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया, पार्लियामेंट क्या डिसीजन लेती है, हाउस ऑफ द पीपल क्या डिसीजंस लेते हैं, मोशन इंट्रोड्यूस हो गया है, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब एक्सेप्ट करने के बाद भी मोशन किस वे में आगे बढ़ता है वो देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वो रिजोल्यूशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ तक चीज क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मोशन क्या है, मोशंस क्या है, ये हमने देख चुके हैं। देन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ना है। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ भी काम होता है पार्लियामेंट में तो पहले मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, और मोशन कैन ईदर बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। The motion moved by the member to raise the discussion on various matters fall into three principal categories। ठीक है, तीन प्रिंसिपल कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है मोशंस को। उससे पहले आप एक चीज और समझ लेते हैं हम, मोशन, रिजोल्यूशन और एक्ट में डिफरेंस। ठीक है, मोशन, रिजोल्यूशन एंड एक्ट। मोशन, रिजोल्यूशन एंड एक्ट। ठीक है, अब आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने फार्मर बिल्स पे रिजोल्यूशन पास किया, या कई बार हम देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया। कोई भी लॉज एक्ट वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर नहीं होते तो आप ये रिजोल्यूशन वाली बात सुनते हो ना कि इस स्टेट असेंबली ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि ये एक्ट हमें पसंद नहीं है, और जो भी वो रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज आपको इंप्लीमेंट करना हो, कोई भी चीज आपको इंप्लीमेंट करना हो तो उसके लिए एक्ट बनते हैं। अब मान लो कि ये जो फार्मर ऑर्डिनेंसेज हैं, ठीक, क्या फार्मर ऑर्डिनेंसेज रिजोल्यूशन के थ्रू देश में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? क्या रिजोल्यूशन के थ्रू एक्सेप्ट हो सकते हैं? क्या रिजोल्यूशन के थ्रू इंप्लीमेंट हो सकते हैं फार्मर बिल्स? नहीं हो सकते। अगर आपको कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो तो उसके लिए आपको एक्ट ही बनाना होता है, उसके लिए एक्ट ही काम का आता है, उसके लिए एक्ट पे ही बात होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो, इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो, ठीक है। अब मान लो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, सीएए को ले लेते हैं हम, यहाँ पे सीएए को ले लेते हैं, ठीक है।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक। ये सिटीजनशिप कौन सी लिस्ट में आता है? सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में आता है। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें मेंशन है उन पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें मेंशनड है, जो भी चीज़ें मेंशन है, उन पे कौन बना सकता है लॉ? सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। उनको हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आपको एक आइडिया लग गया है कि इन तीनों लिस्ट में क्या क्या है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों चीज का आपको आइडिया लग गया है कि क्या होता है और इनमें लॉज कौन बनाता है। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको जैसा लॉ बनाना है, मध्य प्रदेश वाले को जैसा बनाना होगा वो मध्य प्रदेश के हिसाब से बना लेंगे, कर्नाटका वाले को जैसा बनाना होगा वो कर्नाटका के हिसाब से बना लेंगे। एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों पार्लियामेंट भी बना सकते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है, ठीक है। इनकी टेक्निकलिटीज भी है, लेकिन इनकी टेक्निकलिटीज हम लोग बाद में समझेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया। अब पार्लियामेंट लेके आ गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। अब सिटीजनशिप जो है, जो सिटीजनशिप वाला है वो किस में आता है? सिटीजनशिप इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। सिटीजनशिप इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है। सिटीजनशिप इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, वो मध्य प्रदेश असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। किया नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उन्हें पसंद नहीं है, वो सोच रहे कि नहीं ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? अब ये डोमेन तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की डोमेन तो यूनियन लिस्ट में है, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कुछ नहीं कर सकती। यूनियन लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ नहीं कर सकती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में हमने ले लिया यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप, यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप लिखा है, ठीक है। तो सिटीजनशिप पे रिलेटेड कोई भी लॉज होंगे, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉज होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। अब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया है, ये पार्लियामेंट ने बना दिया है, ये पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये लॉ ठीक नहीं लगा। हम एक इमेजिनरी एग्जांपल बना रहे हैं, मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये लॉ पसंद नहीं आया, तो मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सिटीजनशिप इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल पास रिजोल्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर सकती है कि हमें ये मंजूर नहीं है, इट विल पास रिजोल्यूशन। लेकिन ये क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट के अंदर सिटीजनशिप आता है, सो इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ रिजोल्यूशन पास करके अपना प्रोटेस्ट, एक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। सो रिजोल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि जो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उन्हें आप रिजोल्यूशन से करते हैं, ये इंप्लीमेंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। वी कांट इम्प्लीमेंट देम, वी कांट इम्प्लीमेंट, यहां लिखा तो है इम्प्लीमेंट, है ना। वी कांट इम्प्लीमेंट, रिजोल्यूशन से जो चीजें हो रही है उन्हें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और एक्ट से जो चीजें हो रही है उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया है। अब मोशन क्या है? मोशन मीन्स किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन, ठीक है।
कुछ भी चीज आपको, कुछ डिबेट डिस्कशंस, कुछ भी पार्लियामेंट में आपको कुछ करना है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कि मैंने इंट्रोडक्शन किया है, मैंने मोशन कि मुझे ये मोशन मैंने किया है, एंड देन वो स्पीकर देखेंगे, स्पीकर विल सी ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब वो मोशन का क्या होगा, मोशन का आगे क्या होगा, वो स्पीकर देखेंगे कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या होगा, ठीक है। सो मोशन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये चीजें क्लियर हो गई, एक्ट क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, मोशन क्या है, ये वाली चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। यूजली ये तीनों टर्म इतने ज्यादा यूज होते हैं, स्पेशली मोशन एंड रिजोल्यूशन, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन है, और इसीलिए बुक्स वगैरह में भी ये कंफ्यूजन्स दिखती हैं कि ये है क्या। तो आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए आपको एग्जांपल से समझ में आ गया कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि मोशंस अलग अलग तरह के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ये तीन तरह की कैटेगरीज है मोशंस की। सब्सटेंसिव मोशन, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन है, ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट मोशन, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट मोशन है, जिसे किसी को रिमूव करना हो, प्रेसिडेंट को करना हो, इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना हो, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो, सॉरी कमीशन बोल दिया, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो। सो सब्सटेंसिव मोशन के थ्रू सब्सटेंसिव मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर वो रिमूव होते हैं, उनका सब्सटेंसिव मोशन के थ्रू आगे की फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है इस मोशन के थ्रू। इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रपोजल, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, ये आप एक दो मोशंस पढ़ लेंगे फिर आपको, और इसमें जो वर्ड इंडिपेंडेंट है, ये जो वर्ड इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ताकि आप इस वर्ड को ध्यान रखें और जब आप आगे के मोशंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट का वर्ड यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। देन सब्स्टिट्यूट मोशन, it is a motion that is moved in the substitution of an original motion and proposes an alternative to it. It is adopted by house, it is superseded the original motion. Substitute मतलब क्या होता है, आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब पता है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम कैसा समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे चाय पीने का मन है, ठीक है, मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे चाय पत्ती खत्म हो गई है। अब चाय पत्ती खत्म हो गई है, मुझे चाय पीना और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे चाय पीना ही है अभी, मतलब मैं जिद पे उतर आया हूँ कि मुझे चाय पीना है। तो मैं चाय की जगह पे क्या पीऊँगा, फिर मैंने सोच लिया कि चलो यार चाय तो नहीं है, मन तो निराश हो ही गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉफ़ी से काम चल जाएगा। तो एक तरीके से मैंने चाय का सब्स्टिट्यूट किससे कर लिया, कॉफ़ी से कर लिया। वैसे ही यहाँ पे मान लो कोई डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे सरकार तारीफ कर रही है कि हमने विदेशों में ये काम किया है, हमने इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हुए हैं हर देश से, ठीक है, सरकार अपनी तारीफ करती जा रही है। इतने में अपोजिशन के एक मेंबर ने उस एक मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन को मूव किया और उन्होंने बोला कि वो बात छोड़ो, आपने क्या किया उस बात को अभी आप भूलें कि इस देश से रिश्ते सुधरे हैं, इस देश से रिश्ते सुधरे, आप ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे। तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखो मेन टॉपिक वही है, लेकिन उस मेन टॉपिक में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अभी वो तारीफ कर रहे थे कि हमने ये किया है, लेकिन अब अपोजिशन के मेंबर एकदम से आए और उन्होंने इस मोशन को इंट्रोड्यूस करा और बोला कि आप हमें बताइए कि पाकिस्तान के संबंध के बारे में बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, हमारे रिलेशन इतने खराब क्यों हो रहे हैं। तो एक तरीके से जो मोशन चल रहा था, जो तारीफ वगैरह चल रही थी, उसका एक सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, उसका एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट मोशन। आ गया समझ में। देन सब्सिडियरी मोशन, it is a motion that by itself has no meaning and cannot state the decision of the house without reference to the original motion or the proceedings of the house. एक बार फिर से देखते हैं, it is a motion that by itself has no meaning, that by itself has no meaning and cannot state the decision of an house without reference to the original motion or the proceedings of the house. अब subsidiary motion में ये होगा, मतलब जैसे कि हमने सब्सटेंसिव मोशन में क्या देखा था, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, सब्सटेंसिव मोशन में हमने देखा था, सब्सटेंसिव मोशन में वर्ड यूज था इंडिपेंडेंट,
आपको ध्यान हो तो मैंने एक वर्ड बोला था उसको इंडिपेंडेंट, कि आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन यहां पे ऐसा लिखा है, और सब्सिडियरी मोशन में क्या लिखा है, इट इज अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, मतलब ये मोशन किसी ना किसी से रिलेटेड में है, इस मोशन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। इसके 3 टाइप और है, उसको हम समझेंगे, लेकिन सब्सिडियरी मोशन मतलब इस मोशन का अपने आप में कोई और मीनिंग नहीं है। कंफ्यूजन हुआ? मान लो एक मेन मुद्दा चल रहा है, ठीक है, एक मेन मुद्दा चल रहा है और हम उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहे हैं। अब डिबेट्स एंड डिस्कशन किसके ऊपर चल रहा है? लोकसभा में मान लीजिए डिबेट चल रही है, वो किसके ऊपर चल रही है? वो चल रही है बजट के ऊपर। लोकसभा में बजट के ऊपर डिबेट चल रही है, ठीक है। अब बजट डिबेट जो चल रही है लोकसभा में, बजट के ऊपर जो डिबेट जो चल रही है, तो बजट एक मेन मुद्दा हो गया ना, एक मेन टॉपिक हो गया। और अब हम बजट से रिलेटेड ही कुछ बात करना चाहते हैं, हम बजट से रिलेटेड ही, बजट के कुछ क्लॉज से रिलेटेड ही बात करना चाहते हैं हम, मतलब किसी थर्ड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने मोशन इंट्रोड्यूस किया है वो मैं किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इन द केस जैसे कि मैं बजट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, कि मुझे बजट के बारे में बात करना है, सो उसे हम बोलेंगे सब्सिडियरी मोशन। हम किसी और की बात कर रहे हैं। आप लोग करते हैं ना कि मतलब आप घर पे नहीं बोलते हो कि मम्मी उसने ऐसा कर दिया, मम्मी वो मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, वो तो ऐसा है, तो हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेम लोकसभा में कोई डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहा है, जैसे बजट एक मेन टॉपिक है और हम उसके अंदर की बात करना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर किसी क्लॉज या किसी चीज की बात करना चाह रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सब्सिडियरी मोशन। बजट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके अंदर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज सब्सिडियरी मोशन। ये सब्सिडियरी मोशन का ब्रॉडर मीनिंग है। अब इसके 3 टाइप्स हैं, हम उसे समझते हैं। जैसे एंसेलरी मोशन, इट इज यूज्ड एज अ रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स विद द वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पे हम बेसिकली जो बजट का जो हमने बात करी थी कि हम उसके किसी क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस क्लॉज के बारे में जो रेगुलर वे में जो डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहा है वो हो गया एंसेलरी मोशन। किसी भी बिल के बारे में जो उसके क्लॉजेस वगैरह है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एंसेलरी मोशन, जिसमें हम रेगुलर वे में डिस्कशन कर रहे हैं। Then superseding motion, it is moved in the course of a debate of another issue and seeks to supersede that issue। इसका मतलब यह है कि बहुत डिबेट्स एंड डिस्कशन हो गया, मिनिस्टर्स खड़े होंगे, मिनिस्टर ने बोल दिया, जैसे बजट की हमने बात की, जैसे मिनिस्टर खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि सर स्पीकर सर बहुत इस पे डिबेट एंड डिस्कशन हो गया है, इस मोशन को मैं ये मोशन इंट्रोड्यूस करता हूं कि आप इस चीज को अभी यहाँ पे पास करें, नहीं तो दूसरी चीजें छूट जाएगी। या फिर बहुत ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है तो मिनिस्टर बोल सकते हैं कि इस क्लॉज को या इस चीज को हम भेजते हैं कमिटी को, ठीक है, और नहीं तो बाकी सारी चीजें छूट जाएगी। तो अभी आप इस चीज को एक तरीके से देखो तो हम जो हिंदी लैंग्वेज में जो कहावत बोलते हैं ना कि इस चीज को अभी आप गोली मारिए, ठीक है, इस चीज को अभी आप छोड़ो, बहुत डिबेट एंड डिस्कशन हो गया, बहुत कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, इसको आप इधर पास करिए, वोट में डालिए कि इसे वोट कर रहे हैं फेवर में या नहीं कर रहे हैं, या आप इसको कमिटी में भेजिए, तो हम सुपरसीड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। देन अमेंडमेंट, इट सीक्स टू मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट एनी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। अब मान लो ओरिजिनल मोशन जो हमारा था बजट, ठीक है, ओरिजिनल मोशन जो था बजट, जो कि हमने देखा था कि इट इज एन ओरिजिनल मोशन, और उसी के अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो बजट में कोई क्लॉज हमको ऐसा ठीक नहीं लगा, हमें बजट का कोई सा क्लॉज ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, कोई उसकी डिमांड फॉर द ग्रांट ऐसा समझ लेते हैं, कोई बजट की कोई डिमांड फॉर द ग्रांट ठीक नहीं है, सो सिर्फ उसका कुछ मॉडिफाई या उसे सब्स्टिट्यूट करना या उसका कुछ अमेंडमेंट करने को हम बोलेंगे अमेंडमेंट, ठीक है। ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। बेसिकली ये 3 मोशंस ही कंफ्यूजिंग है। कौन कौन से मोशंस कंफ्यूजिंग है? सब्सिडियरी है, सब्सटेंसिव है और सब्स्टिट्यूट है। ये तीनों मोशन ही थोड़े से वो है कंफ्यूजिंग है, बाकी सारी चीजें, बाकी सारे मोशंस तो बहुत सिंपल है। अब आपको आगे आने वाले मोशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे, दैट इज माय गारंटी। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजर मोशन। A closure motion is a motion moved by the member to cut short the debate on the matter before the house. It is if the motion is approved by the house, the debate is stopped forthwith and the matter is put to vote. वही वाली बात कि इस मैटर पे बहुत डिबेट हो गई है, अब आप वोट कर दीजिए। हमने क्लोजर मोशन
इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लोजर मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब बहुत डिबेट एंड डिस्कशन हो गया है, अब आप डायरेक्ट इसे वोट पे रखिए, पुट ऑन वोट, अब डायरेक्ट वोटिंग हो जाए इस मोशन पे, दैट इज क्लोजर मोशन। ये भी सिंपल है। देन there are four kinds of closure motion। अब closure motion के भी 4 parts हैं, हम उसे देखते हैं। सबसे पहले simple closure, it is a one when a member moves that the matter having been sufficiently discussed be now put to the vote। मतलब जो भी मैटर चल रहा था वो मैटर में अच्छा खासा डिस्कशन हो गया है, अब उसे वोटिंग के लिए डालिए, नहीं तो डिस्कशन खत्म ही नहीं होगा। सो दैट इज सिंपल क्लोजर। नाउ क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। In this case, the clauses of the bill or the lengthy resolution are grouped into the parts before the commencement of the debate. The debates cover the part as a whole, an entire part is put to the vote। जो clauses जिसमें बहुत ज़्यादा debates and confusion है उनको एक साथ में रखा जाता है and फिर उसके बारे में discussion होता है। In this case, the clause of a bill or a lengthy resolution are grouped into various parts before the commencement of the debate and the debate covered the part as a whole and the entire part is put to the vote। ठीक है, चलिए होता क्या है इसमें, होता ये है कि मान लो बिल बहुत बड़े बड़े आते हैं, इतने सारे क्लॉजेज होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो उन सबको क्लब कर दिया जाता है, 2-3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और फिर उन्हीं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनपे वोटिंग हो जाती है। तो दैट मीन्स क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। सिंपल क्लोजर हमने देख ही लिया है। देन कंगारू closure, under this type only important clauses are taken up for the debate and voting and intervening clauses are skipped and over and taken as passed। अब इसमें कोई important clauses है, ठीक है, under this type only important clauses are taken up for debate and voting। ठीक है, अब जैसे एग्रीकल्चर लॉज, एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है तो हमें उस ऑर्डिनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएसपी वाले प्रोविजन पे हमको दिक्कत है, तो सिर्फ उस क्लॉज पे डिबेट कर लीजिए, बाकी सारे को तो हम वैसे ही पास कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बिल इतना बड़ा होता है, जैसे कि हमने देखा कि बिल बहुत बड़ा है, एक बहुत लेंथी बिल है, ठीक है, अब उसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, तो जो ओनली जो कंट्रोवर्शियल क्लॉज या फिर जो एकदम इंपॉर्टेंट लगते हैं या ऐसा लगता है कि इस क्लॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ उन्हीं क्लॉजेस पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, बाकी सारे पे स्किप कर दिया जाता है कि बाकी हमें बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इस बात पे बात कीजिए, आप सिर्फ एमएसपी का बताइए, बाकी हमें दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताइए, हमें बाकी प्रोविजन से दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दैट इस क्लोजर में ये वाला पार्ट आ जाएगा। देन गुलिटीन क्लोजर, ये हमने बजट में ही देख लिया था कि इसमें क्या होता है कि सारे बिल को, सारे सबको जो भी अनपास प्रोविजंस रहते हैं उन सबको क्लब करके एक साथ में पास कर दिया जाता है। बजट में पढ़ा था ना हमने, इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ अ बिल और अ रेजोल्यूशन आर पुट टू वोट अलोंग विद द डिस्कस्ड वन ड्यू टू वांटिंग ऑफ टाइम एज टाइम अलॉटेड फॉर डिस्कशन इज ओवर। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही है कि इतना बड़ा हमारा ये बिल है, इसमें क्लॉज 1 क्लॉज 2 पे डिबेट्स एंड डिस्कशन हो चुका था 3, 4, 5 एंड 6, ये 4 क्लॉजेस बच गई थी, ये 4 क्लॉजेस बच गई थी। तो इन सबको एक साथ में क्लब टुगेदर करके गुलिटीन लगा के एक फाइनल वोट के थ्रू इसे पास कर दिया गया है। अब इनका सिंगल इन क्लॉजेस को पास नहीं किया गया। ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई कि गुलिटीन क्लोजर क्या है। बेसिकली स्टार्टिंग के 3 ही मोशन डिफिकल्ट थे और वो 3 ही मोशन हर बुक में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग उसमें है। ये वाले तो आपको हर जगह कहीं भी मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये इतने सिंपल है, लेकिन जो इनिशियल के जो 3 मोशंस है ना, उन्हें वो इतने क्लमजी हैं कि उन्हें बहुत जगह स्किप कर दिया जाता है। आप देखेंगे तो उनको स्किप कर दिया जाता है और ये मोशन सभी पढ़ाते हैं। Now what is privilege motion? It is concerned with the breach of parliamentary privilege by the minister। प्रिविलेज मोशन में बेसिकली ये होता है कि कुछ मिनिस्टर कोई बयान, अगर वो कोई भी मिनिस्टर कुछ बयान वो जो लोकसभा या राज्यसभा में वो कुछ गलत बोल जाते हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी मिनिस्ट्री से कुछ डाटा मांगा उन्होंने, ठीक है, या किसी से भी रिलेटेड कोई एक हम इमेजिनरी एग्जांपल बना लेते हैं कि सपोज फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ पूछा, कुछ जीएसटी से रिलेटेड पूछा और उसमें वो गलत डेटा दे देते हैं, वो एमपीज को गलत डेटा दे देते हैं, तो इसमें तब ये मोशन इंट्रोड्यूस होगा, ये वाला मोशन तब इंट्रोड्यूस होगा कि आपने गलत डेटा दिया है, आपको हमने मिनिस्टर इसलिए बनाया है, आप मिनिस्टर इसलिए हैं ताकि आप हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आप पार्लियामेंट के इस सदन में आप गलत डाटा पेश कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है,
प्रिविलेज मोशन में बेसिकली यही बात की जाती है. इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन ऑफ मोर मेंबर्स बाय withholding the facts of the case or by giving a wrong and distorted facts. मतलब वही कि फैक्ट सही नहीं दिए हैं, या तो गलत दिए हैं, या हमसे कोई चीज छुपाई गई है, तब ये मोशन आता है लाइट में. इट्स पर्पस इज टू सेंसर दी कंसर्न मिनिस्टर. वो कंसर्न मिनिस्टर से जिन्होंने वो गलत चीजें बताई है, जिन्होंने फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के बताया पार्लियामेंट की सदन पे, उनके अगेंस्ट ये मोशन इंट्रोड्यूस होता है. ये वाला पॉइंट क्लियर है, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, कि कुछ भी अगर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स वगैरह आए हैं तो उनसे रिलेटेड प्रिविलेज मोशन में बात होती है. देन कॉलिंग अटेंशन मोशन. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek the authoritative statement from him on that matter. इस लाइन से हमें बहुत ज्यादा क्लियर है कि कुछ भी एक अर्जेंट पब्लिक मैटर आ गया है, सो मिनिस्टर का अटेंशन सीक करने के लिए कि ये मैटर है और आप हमें एक स्टेटमेंट दीजिए कि वहां क्या हो रहा है. एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना, आपके पास में एक अथॉरिटी है, तो आप बताइए उस जगह पे क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मैटर आ गया, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. Like the zero hour, it is also an Indian innovation in the parliamentary procedure and has been existent since 1954. ठीक है, जैसे जीरो आवर हमने देखा था कि ये इंडियन ओरिजिन है, likewise in the same manner calling attention motion is an also an Indian invention. ये वाली चीज में हमें क्लियर है. However, unlike the zero hour, it is mentioned in the rules of the procedure. लेकिन ये rules of the procedure में mention है. Calling attention motion is a clear. Then adjournment motion. यहाँ पे heading नहीं लिखी है, लेकिन हम इसको लिख देते हैं. Adjournment motion is an heading. ठीक है. Adjournment motion. Adjournment motion क्या है? It is introduced in the parliament to draw the attention of a house to a definite matter of urgent public importance and need a support of 50 members to be admitted. And need a support of 50 members to be admitted. अभी हमने क्या देखा था? कॉलिंग अटेंशन मोशन, और अभी हमने क्या देखा है? एडजर्नमेंट मोशन. तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में हमने ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था. यहाँ पे भी देखो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस था, लेकिन यहाँ पे 50 मेंबर्स है प्लस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. मैटर ये भी पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इसे पहले 50 मेंबर सपोर्ट करना चाहिए. इस मोशन को पहले इस मोशन को 50 मेंबर्स बैक करना चाहिए. ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड. As it interrupts the normal business of the house, it is regarded as an extraordinary device. It involves an element of censure against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to use this device. राज्य सभा में ये वाला मोशन इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है. इसमें क्या होता है, इस मोशन में जब 50 MP बैक कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मैटर है. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस मैटर आ गया है, जिसके कारण जो मैंने आपको बताया था कि पूरे हाउस का डिसाइडेड रहता है कि पहले क्वेश्चन आवर, देन जीरो आवर्स, फिर देन हमें ये काम करना है, आज ये बिल पास होना है, आज ये डिबेट्स एंड डिस्कशन होना है. लेकिन जब ये मोशन इंट्रोड्यूस होता है, तब वो जो नॉर्मल जो हाउस की प्रीसीडिंग्स है, वो भी उन्हें भी एक तरीके से देखो तो पोस्टपोन कर दिया जाता है, मतलब इंटरप्ट किया जाता है ना, क्योंकि उस प्रीसीडिंग्स को रोका जाता है वहां पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन, जिसे 50 मेंबर्स ने बैक किया है. इतना क्लियर है. द डिस्कशन ऑन द एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes. 2.5 घंटे का कम से कम डिस्कशन होना चाहिए एडजर्नमेंट मोशन में. एंड इट कैनॉट बी परमिटेड टू मेक, राज्यसभा कैनॉट बी परमिटेड टू मेक द यूज ऑफ दिस डिवाइस, क्योंकि कोई सीरियस मैटर है तो गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन किया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन क्यों हुई है. सो ये लोकसभा में ही ये मोशन इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा का ही है ये मोशन, राज्यसभा में नहीं होता है. ये वाली चीज भी आपको क्लियर है, बहुत सिंपल है. Then the right to move a motion for an adjournment of the business of the house is subject to the following restrictions. अब हमने ये देख लिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन है, 50 मेंबर्स चाहिए, लेकिन अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इन 7 रेस्ट्रिक्शंस को अब हम देखते हैं. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, it should raise a matter which is definite, factual, urgent and of public importance. ऐसा नहीं कोई फेक न्यूज के चलते आप कुछ लेके आ गए. It should be definite, factual, urgent and of public importance. It should not cover more than one matter.
एक ही मैटर होना चाहिए। मान लो अगर कोई सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है, जैसे कुछ फ्लड वगैरह से रिलेटेड सिचुएशन है, तो आप सिर्फ उसी पे बात करिए, आप दूसरी जगह पे मत पहुंचिए। आप ये मत देखिए, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल में फ्लड आई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही वगैरह हो गई है, तो इसके लिए ये मोशन इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ पे डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे दूसरी चीज़ों को लेके नहीं आ सकते कि आपने रिवर इंटरलिंकिंग नहीं करी तो आपने ये नहीं करा। जो बात हो रही है आप सिर्फ उस पर बात कीजिए, दूसरी बातों पे मत जाइए आप, ठीक है। इतना क्लियर है? It should be restricted to a specific matter of a recent occurrence and should not be framed in general terms। ठीक है, एक recent occurrence से ये मैटर रिलेटेड होना चाहिए और कोई जनरल टर्म्स मतलब कोई ऐसा ही मुद्दा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें देखा इसमें हाउस की प्रीसीडिंग्स को रोक दिया जाता है। देन इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, यहाँ पे वो प्रिविलेज वाला जो हमने देखा था वो चीज नहीं होनी चाहिए। It should not receive a discussion on the matter that has been discussed in the same session। अब सेम सेशन में उस पर डिस्कशन हो चुका है, सेम सेशन पे मान लीजिए फ्लड से रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया या जो भी है स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस नहीं दिया। अब एक बार डिस्कशन हो चुका है, फिर आप एडजर्नमेंट मोशन लेके क्यों आप हाउस की प्रीसीडिंग्स में बाधा डाल रहे हैं? ठीक है, एक बार डिस्कस हो गया है तो आप उस चीज को फिर नहीं डिस्कस कर सकते। It should not deal with any matter that is under the adjudication by the court। अब कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट में कोई बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, मान लीजिए अभी कोर्ट उसकी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, मान लो कुछ क्राइम्स वगैरह की कोई चल रही है, जैसे रेप से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा, हम एक ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं कि कंट्री में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है, और कुछ हियरिंग्स वगैरह चल रही है, फिर आप उसे अभी पार्लियामेंट में ज़रा मत डिस्कस करिए, अभी कोर्ट में मुद्दा है, वहाँ से सॉल्व हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या करना है। इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। अब इस मोशन में वो क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए जो कि आप दूसरे मोशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर जो आप मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अगर इसका काम कॉलिंग अटेंशन मोशन से हो रहा है तो फिर आप एडजर्नमेंट मोशन मत कीजिए। अगर इसका काम प्रिविलेज मोशन में जो चीज़ आ रही है वो एडजर्नमेंट मोशन में नहीं आना चाहिए। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन में जो चीज़ें आ रही हैं वो एडजर्नमेंट मोशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली 7th पॉइंट यही कहता है, इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन आपको क्लियर है, सिंपल है। एडजर्नमेंट मोशन की 7 कंडीशंस हैं। नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन है ये, बेसिकली वैसे सबको पता होता है, लेकिन देखते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमें पता है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा, ये चीजें हमें पता है। इट मीन्स दैट द मिनिस्ट्री स्टेड इन द ऑफिस as long as it enjoys the confidence of the majority of the member of the लोकसभा। ये भी समझ में आ गया है हमें कि लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होगा, इन मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा। इन अदर वर्ड्स द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। इस मोशन को भी एडमिट करने के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत होती है? 50 मेंबर्स की। कितने मेंबर की जरूरत होती है? 50 मेंबर्स की। हु कैन इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन? एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। एनी मेंबर, ठीक है, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस, एनी मेंबर प्लस सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। ठीक है, एनी मेंबर विद सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स कैन इंट्रोड्यूस दिस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का देखो बेसिकली आपको भी पता है कि गवर्नमेंट लोकसभा के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी होगी वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, जिसके पास ज्यादा सीट आती है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तब तक ही ऑफिस में रह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तब तक ही ऑफिस में रह सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो। अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। ये वाली चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन
कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। ये वाली चीज भी क्लियर है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कितने टाइम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सेशन में एक ही बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बार बार नहीं कर सकते कि आज सेशन का पहला दिन तो आज कर लिया, आज सेशन का आखिरी दिन है तो तब कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सेशन में एक ही बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाली चीज भी क्लियर है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन यूजली अपोजिशन पार्टीज लेके आती हैं कि उन्हें सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, ठीक। तो अगर गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर जाती है तो वो सरकार में बनी रहती है, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पास नहीं किया तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। ये वाली चीज क्लियर है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम कॉन्फिडेंस मोशन भी बोल सकते हैं कि सरकार अपना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस पेश कर रही है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम कॉन्फिडेंस मोशन भी बोल सकते हैं। ये वाली चीज भी आपको क्लियर है, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कैसे वोटिंग होती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिवीजन के थ्रू भी हो सकती है, वो एस वाले वो मतलब जो हम बोलते हैं उससे भी हो सकती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है उससे भी हो सकती है। सो ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक क्रिटिसिज्म है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब वोटिंग हो रही हो तो आप वो इलेक्ट्रॉनिक वाली की जिना इतनी सारी मशीन्स और वो इक्विपमेंट्स हैं पार्लियामेंट में, तो आप सिर्फ बोल के क्यों कर रहे हैं कि हाँ, मतलब किसको सरकार में विश्वास है वो हाथ ऊंचा करके हाँ बोल रहे हैं, जिसको नहीं है वो नो बोल रहे हैं। ये वाला नहीं करना चाहिए ना, कितना सीरियस मोशन है। हो सकता है गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं हो, सिर्फ आप येस येस करके स्पीकर बोल दे कि हाँ मुझे येस की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है तो मोशन पास्ड, ठीक है। तो मतलब एक इस इन मोशन को, ये जो इतने सेंसिटिव हैं, इन्हें तो कम से कम उनसे होना चाहिए ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनसे होना चाहिए ना, उनसे होना चाहिए इन सबको। सो ये एक इस मोशन का क्रिटिसिज्म है। अगर किसी को नहीं पता कि डिवीजन और ये सब क्या होता है, कैसे वोटिंग होती है, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देन सेंसर मोशन, अ सेंसर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर ये डिफरेंट है तो हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट है तो सेंसर मोशन है क्या। तो एक बार पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही देख लेते हैं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ही पढ़ रहे थे। It needs the state the reason for its adoption in Lok Sabha. It can be moved against the entire council of ministers only. ये पूरी entire government के खिलाफ होता है, ठीक है। It can be moved against entire council of ministers only. ये पूरी सरकार के खिलाफ होता है कि हमें आपकी सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस खो चुके हो, ठीक है। It moved for the asserting the confidence of the Lok Sabha in the Council of Ministers. वही वाली बात है कि आप कॉन्फिडेंस खो चुके हो। It is passed in the Lok Sabha. The Council of Ministers must resign from the office. अगर ये पास हो जाता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो लोक सभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी लोक सभा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंसर मोशन क्या है। इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। रीजन बताना जरूरी है, यहाँ रीजन बताना जरूरी नहीं है नो कॉन्फिडेंस में, और यहाँ पे इट शुड स्टेट्स द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन दी लोकसभा। आप रीजन बताइए। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है, 2-3 मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है, और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी ये मोशन उनके अगेंस्ट में, ठीक है, अगेंस्ट इज ज्यादा ठीक है, उनके अगेंस्ट में ये मोशन हो सकता है। बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एंटायर अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे एंटायर है, ठीक है, अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कोई सिंगल मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिंगल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज मूव्ड सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन। ये किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की या तो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए या उनके कोई एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए सेंसर मोशन लेके आया जाता है। ये वाली चीज भी क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिसीज या किसी पर्टिकुलर
एक्शंस को क्रिटिसाइज करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इसलिए इस मोशन को लेके आया जाता है। इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर ये पास हो जाएगा तो उन्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये पास नहीं हो पाता है। पास इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज वी नो दैट इन लोकसभा गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा नंबर है, तो ये मोशन पास नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। ये वाली चीज क्लियर है। तो आपको सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन आप दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। देन मोशन ऑफ थैंक्स, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ये हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, तब हमने देखा था कि इलेक्शन के बाद में जो पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और हर साल का फर्स्ट सेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन हुए मई 2019, तो पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन कब हुआ, जुलाई 2019। तो जुलाई 2019 के फर्स्ट डे प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेस को कंबाइनली एड्रेस किया, ठीक है। एंड हर साल के फर्स्ट सेशन को, मतलब अभी जैसे 2021 के बजट सेशन, दैट इज बजट सेशन, बजट सेशन में प्रेसिडेंट ने अभी फरवरी में पहले दिन दोनों हाउसेस को एड्रेस किया। ये वाली चीजें हम देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट हर साल के फर्स्ट सेशन को पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, और जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद में फर्स्ट सेशन को। बेसिकली प्रेसिडेंट वही स्पीच, वही चीज पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट उन्हें देती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें देते हैं, वो बस उसी को पढ़ देते हैं। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट पॉइंट। देन in this address the president outlines the policies and programs of the government in the preceding years and ensuing years। इसमें प्रेसिडेंट क्या बताते हैं उस स्पीच में, प्रेसिडेंट बेसिकली कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होने वाली है, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है, क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करेंगे, ये प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और ये स्पीच कौन लिखता है, ये स्पीच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, ठीक है। यू नो दैट प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। In this address of the president, which corresponds to the speech from throne in the Britain, is discussed both the houses of parliament on the motion called motion of thanks। ये motion of thanks होता है, ठीक है। किस मोशन के बेसिस पे ये स्पीच पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स। जब प्रेसिडेंट की स्पीच हो जाती है देन मोशन ऑफ थैंक्स, हम लोग वहां पे वोटिंग होती है ना कि मोशन ऑफ थैंक्स है तो वोट करो। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू द वोट। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू द वोट। जब डिस्कशन हो जाएगा तो फिर मोशन को वोट के लिए रखेंगे। दिस मोशन मस्ट बी पास इन द हाउस, और ये मोशन पास हो जाना चाहिए लोकसभा में, ये मोशन पास हो जाना चाहिए। अगर लोकसभा में ये पास नहीं हुआ देन इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय मेजॉरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में नंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास में मेजॉरिटी होती है, और अगर उसे पास नहीं होता है, अगर वो चीज़ पास नहीं हो पाती है देन क्या होता है, देन इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास में ट्रस्ट नहीं है। यूजुअली देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ वगैरह अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आ रही है तो बेसिकली उस लॉ को पास मतलब उस बिल को पास होना चाहिए ना। अगर वो बिल पास नहीं होगा तो इससे तो यही साबित होगा कि एक तो गवर्नमेंट खुद बिल ला रही है और वो पास ही नहीं हो रहा है, तो मतलब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप समझ ही गए हैं। मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं हाउस को, तो अगर पास नहीं हो पा रहा है, ये पास नहीं हो पा रहा है देन क्या होगा, तो इससे ये पता चल रहा है कि सरकार की बहुमत नहीं है। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग में एड्रेस करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बोलेंगे उसको, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ में बैठते हैं, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करते हैं। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसे ज्वाइंट सिटिंग नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वोटिंग दोनों हाउसेस की अलग अलग होती है, लेकिन वोटिंग अलग अलग होती है, एड्रेस प्रेसिडेंट सबको साथ में करते हैं, क्योंकि वही स्पीच वो लोकसभा में पढ़ेंगे, वही स्पीच राज्यसभा में पढ़ेंगे। इससे बेटर यही है कि लोकसभा की मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर्स को साथ में बैठा दिया जाए, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन उनकी जो वोटिंग होगी वो सेपरेटली होगी, लोकसभा में सेपरेट होगी एंड राज्यसभा में सेपरेट होगी। लोकसभा से मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाना चाहिए, मोशन ऑफ थैंक्स पे जब वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी नंबर्स ने पास कर देना चाहिए। राज्यसभा में
नहीं भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है, और राज्यसभा में वैसे भी बहुत इश्यूज होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की वहां पे मेजॉरिटी नहीं होती है। लेकिन ये मोशन ऑफ थैंक्स पे वोटिंग हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में होनी चाहिए, कहाँ पे, लोकसभा में। यहां तक क्लियर है? तो ये इतना हम समझ चुके हैं। ये भी वही बात है, अदरवाइज इट लीड्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। द इनॉग्रल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन ओकेजन अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट to raise discussion and debates to examine and criticize government and administration for its lapses and failure। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। देन कौन सा है? नो डे येट नेम्ड मोशन। नो डे येट नेम्ड मोशन, ठीक है। इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर इट्स डिस्कशन, ठीक है। ये मोशन एडमिट तो कर लिया स्पीकर ने, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं की है, ठीक है, कि ये मोशन कब एंटरटेन करना है। मोशन को एंटरटेन करने की डेट फिक्स नहीं की गई है। द स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी अलॉट्स अ डे और डेज और अ पार्ट ऑफ अ डे फॉर द डिस्कशन ऑफ सच मोशन। स्पीकर किससे पूछते हैं? स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से राय लेते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पूरे शेड्यूल प्रिपेयर करने में हेल्प करती है कि ये हाउस में ऐसी ऐसी चीजें आगे प्रोसीड होंगी, ठीक है। और लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी, पहले तो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर रहते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा सिनेरियो इवॉल्व हो गया, क्योंकि आजकल रिसेंट डेज में हम लोग देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे रहते हैं? फॉरेन टूर पे रहते हैं, और यहाँ पे अगर सेशन चल रहा है तो फिर कौन होगा? सो इसे भी हम अभी बहुत अच्छे से करेंगे कि अपोजिशन कौन है, लीडर ऑफ द हाउस कौन है। लेकिन अभी आप ये समझिए लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस कोई भी, एनी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे, ठीक है, जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे, जो भी होंगे, ठीक है। सो उनसे एंड बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, ये इनसे डिस्कस करके फिर एक डेट या डेज या कितना समय देना है वो फिक्स किया जाता है नो डेट येट नेम मोशन में। देन पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर में बेसिकली अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। अगर हाउस में पूरे रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब जैसे हमने क्या देखा था कि मनी बिल में स्पीकर अपना सिग्नेचर देते हैं ना, अगर वो ऑर्डिनरी बिल को भी वो मनी बिल में लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डिनरी बिल को भी मनी बिल में कैटेगराइजेशन कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि इट इज एन नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर। जो रूल्स हैं, जो लोकसभा के रूल्स हैं, जो हाउस के जो रूल्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है। A point of order should relate to the interpretation or enforcement of the rule of the house or such article of the constitution that regulate the business of the house and should raise a question that it is within the cognizance of the speaker, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है जो रूल ऑफ द हाउस से डील कर रहे हैं, या जिस तरीके से हाउस को फंक्शन करना चाहिए, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, अगर उस हिसाब से हाउस फंक्शन नहीं कर रहा है तो कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं कि हमारा हाउस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इट इज यूजली रेज्ड बाय एन अपोजिशन मेंबर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। यूजली अपोजिशन मेंबर ही करेंगे, क्योंकि स्पीकर गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। It is an extraordinary device at is suspend the proceedings before the house, no debate is allowed at the point of the order। अब हाउस ही अच्छे से ऑर्डर से नहीं चल रहा है तो फिर कोई डिबेट्स एंड डिस्कशन नहीं होता जब ये रेज किया जाता है तब। पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर इज क्लियर। नाउ हाफ एन आवर डिस्कशन। अब हाफ एन आवर डिस्कशन क्या है? इट इज मेंट फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ अ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस which has been subjected to a lot of debate and answer to which needs elucidation on a matter of fact. The speaker can allot 3 days in a week for such a discussion. There is no formal motion or voting before the house। यहाँ पे कोई formal motion और voting before the house नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत एक important serious matter है जिसमें debates and answer, जिसमें बहुत ज़्यादा debates और उन सारी चीज़ें की ज़रूरत है, तो उसमें हाफ एन आवर डिस्कशन है। ये एक और चीज़, ठीक है, कि टाइम नहीं मिल पा रहा है या बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सीरियस मैटर है तो हाफ एन आवर डिस्कशन का है। लेकिन इसमें क्या है? देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि दैट देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन।
It is also known as 2-hour discussion as the time allotted for such discussion should not exceed 2 hour. अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को हम कैसे याद रखेंगे? 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर डिस्कशन करिए। 2 घंटे से ज्यादा आपके पास समय नहीं है, आपके पास में डिस्कशन करने का समय नहीं है 2 घंटे से ज्यादा का। The member of parliament can raise such discussion on a matter of urgent public importance। कुछ भी अब पार्लियामेंट में जो भी मैटर होते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस से डील करते हैं ना, हम यही देखेंगे रूल्स वगैरह में कि जो भी पब्लिक मैटर से पब्लिक इंपॉर्टेंस जो मैटर होगा उसी से डील करेंगे। एमपीज वही चीज़ लेके आएंगे जो कि बहुत एक लार्जेस्ट सेक्शन को इफेक्ट करेगी। सो ये तो हर जगह आ जाता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला तो आप हर जगह ही देख सकते हो। द स्पीकर कैन अलॉट 2 days a week फॉर सच डिस्कशन। स्पीकर 2 दिन अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नीदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग। दिस डिवाइस हैज बीन एग्जिस्टेंट सिंस 1953। कोई यहाँ पे कोई फॉर्मल मोशन की जरूरत नहीं है, ना ही कोई वोटिंग की जरूरत है। ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। Then special motion, a matter which is not a point of order or which can be raised during question hour or which cannot be raised during question hour, half an hour discussion, short duration discussion or under adjournment motion calling attention notice to any rule of the house can be raised under the special mention in the Rajya Sabha। बेसिकली इस पे वही वाली बात है कि अगर इतनी सारी जगह पे कोई भी डिस्कशन डिबेट्स नहीं हुआ है, एडजर्नमेंट मोशन में नहीं हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों में अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ है तो आप एक स्पेशल मोशन से आप उन चीज़ों से बात कर सकते हैं, आप उन चीज़ों पे अपनी डिबेट्स डिस्कशन इन सारी चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ तक भी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन व्हाट आर रिजोल्यूशन? हम देख चुके कि रिजोल्यूशन क्या है, मोशन क्या है, दोनों में एकदम हल्का सा डिफरेंस है, एकदम छोटा सा डिफरेंट है, लेकिन देखते हैं। द मेंबर कैन मूव रिजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ गवर्नमेंट टू द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। मेंबर कैन मूव अ रिजोल्यूशन। द डिस्कशन ऑन द रिजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रिलेवेंट टू और विद इन द स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन। बहुत सिंपल है कि जो भी डिस्कशन होगा, जिस भी मैटर से रिलेटेड रिजोल्यूशन लेके आए हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जो मुद्दा है उसी पे डिस्कशन होना चाहिए। अ मेंबर हु हैज मूव्ड अ रिजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रिजोल्यूशन कैन नॉट विथड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। लीव ऑफ द हाउस मतलब एक्सेप्ट बाय द परमिशन, ठीक है, कि आप कोई रिजोल्यूशन लेके आए हो तो आप उसमें अमेंडमेंट या विड्रॉ वगैरह जो भी आपको करना है तो आपको पहले स्पीकर से या चेयरपर्सन से परमिशन लेनी होगी, देन ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। देन 3 तरह के मोशन होते हैं। मोशंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है, या 3 कैटेगरीज। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, it is one that is moved by a private member other than a minister. It is discussed only on the alternate Fridays and in the afternoon sittings। अब प्राइवेट मेंबर भी रिजोल्यूशन लेके आ सकते हैं, लेकिन कब लेके आ सकते हैं? ओनली ऑन दी अल्टरनेट फ्राइडेज। ओनली ऑन दी अल्टरनेट फ्राइडेज, सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडेज में भी आफ्टरनून सिटिंग में ही प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन को एंटरटेन किया जाएगा। Then government resolution, it is one that is moved by a minister. It can be taken up any day from Monday to Thursday, and it is on alternate days, alternate Fridays, and it is Monday to Thursday. Statutory resolution, it can be moved either by a private member or by a minister. It is so called because it is always tabled in the pursuance of the provision of the constitution or on the act of the parliament। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन कोई भी लेके आ सकते हैं। इट इज मूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कैग की रिपोर्ट को पेश करना टेबल पे, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो प्रोविजन से, जो या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी रिजोल्यूशन लेके आना। Resolution are different from the motion in the following respects. All the resolution come in the category of substantive motion, that is to say every resolution is a particular type of motion। ये हमें पता है कि every resolution is a particular type of motion। हमने ये डायग्राम बनाया था resolution
रिजोल्यूशन, ठीक है, दैट इज रिजोल्यूशन एंड मोशन। यही वाला डायग्राम से हमने हमारे लेक्चर की स्टार्ट हमने इसी वेन डायग्राम से की थी ना, कि ऑल मोशंस, ऑल रिजोल्यूशन आर सम और द अदर टाइप ऑफ मोशन, बट ऑल मोशन कैन नॉट बी रिजोल्यूशन। इसी डायग्राम की स्टार्टिंग से शुरुआत की थी। तो ये वही वाली बात कही गई है कि एवरी रिजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ मोशन। ऑल मोशन नीड्स नॉट नेसेसरली बी सब्सटेंसिव। Further, all motions are not necessarily put to the vote of the house, whereas all the resolution are required to be the voted upon. Motions पे जरूरी नहीं है कि वोट हो. All motions are not subject to vote, but resolution are subject to the vote. Motions not subject to the vote. And resolution are subject to the vote. Resolution are subject to the vote. ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन क्या है, मोशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, जीरो आवर क्या है, हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है, कैसे मोशन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। किसी को अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो तो एकदम डिटेल में मत जाइएगा। देखो मेरा काम है आपको अच्छे से बताने का। आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे किसी इनिशियल वाले मोशन में तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखते हैं यूथ पार्लियामेंट क्या है। यूथ पार्लियामेंट का एक बेसिक्स देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यूथ पार्लियामेंट है क्या। द स्कीम ऑफ द यूथ पार्लियामेंट वॉज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है यूथ पार्लियामेंट स्कीम के? इस स्कीम को आज आपका होमवर्क है, आप खुद एक बार गूगल पे जाएंगे और इसे अच्छे से सर्च करेंगे। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन आप इसे और अच्छे से सर्च करेंगे कि कब से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, इस स्कीम के बारे में आप और अच्छे से सर्च करेंगे। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? टू एक्विटेंट द यंगर जनरेशन विद द प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि यंगर जनरेशन, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हो, अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है जिससे कि यंगर जनरेशन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से अवेयर हो। To impel the spirit of discipline and tolerance, cultivating the character in the minds of the youth. Discipline, टॉलरेंस, लोगों की बात सुनना, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनना। जब आप पार्लियामेंट में रहते हैं तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने पड़ते हैं ना, गवर्नमेंट को भी सुनने पड़ते हैं कि अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं। अपोजिशन भी गवर्नमेंट के लिए एक नहीं होता ना, मतलब अपोजिशन होता तो एज सच एक ही है, लेकिन अपोजिशन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। तो एक तरीके से हमें टॉलरेंट बनाती है ना। तो यूथ पार्लियामेंट का काम है कि हमें टॉलरेंट बनाए। ठीक है, ताकि हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को सुन सके, उन्हें एक्सेप्ट कर सके, हम क्रिटिसिज्म झेल सके और सामने वाले का हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सके, उनकी पॉलिसीज और स्कीम्स पे क्रिटिसिज्म करें, एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग पे नहीं करें। To inculcate in the student community the basics value of democracy and to enable them to acquire a proper perspective on the function of the democratic institution, कि ये institutions कैसे काम करते हैं। हमारा जो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, इसलिए यूथ पार्लियामेंट रखा गया है सो दैट कि जो यंगर जनरेशन है वो इस चीज़ से अवेयर रहें कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं और आगे कैसे काम होगा। देन The Ministry of Parliamentary Affairs provide necessary training and engagement to the states in introducing these schemes. ये स्कीम किसके अंडर आती है? This schemes come under the Ministry of the Parliament Affairs, और वो कोशिश करती है, नेसेसरी ट्रेनिंग्स देती है अलग स्टेट्स को कि स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे बच्चों को, कैसे यूथ को एक तरीके से ट्रेन करें सो दैट दे कैन बिकम अ गुड लीडर, दे कैन बिकम अ फ्यूचर गुड लीडर। देखते हो कि नहीं देखते हो? पार्टिसिपेट करना, कभी मौका लगे तो कोशिश करना, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम, एक बार ट्राई करना। और इसका होमवर्क है, आज आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइज करिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, यूथ पार्लियामेंट, मोशंस और सारी चीजें हमने आज कवर कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।